जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या था, हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे फ्लूइड की, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डेंसिटी को देख लिया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देख लिया था, यूनिट वेट को देख लिया था और कंप्रेसिबिलिटी को देख लिया था। यानी कि टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हम अपनी कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट हम 5 प्रॉपर्टी अपनी देखेंगे। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके भी आप उसको देख लेना और हमारा चैनल भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट अपना आज हम देखेंगे विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी होती क्या है? तो विस्कोसिटी क्या है? रजिस्ट द मोशन बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड। देखिए, जब भी हमारा कोई लिक्विड जो है, लिक्विड बोलें या फिर कोई भी हम क्या बोलें, फ्लूइड बोलें, तो जो फ्लूइड, देखिए मैंने आपको बताया था फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड आप लोग का लिक्विड और गैस दोनों को क्या बोलते हैं? हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड। तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। चाहे लिक्विड हो या फिर फ्लूइड हो, तो वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। तो जो अपर लेयर होती है, जब वो फ्लो होती है, तो नीचे वाली लेयर क्या करती है, उस पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाती है, उसको आगे फ्लो होने से रोकती है। ऐसे ये वाली जो ऊपर वाली लेयर फ्लो होगी तो इसको नीचे वाली ये इसको रोकने की कोशिश करेगी। ये फ्लो होगी तो उसको उससे नीचे वाली लेयर उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो ये दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो एक तरीके का रजिस्टेंस होता है मोशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड होता है, इट इज़ डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो रेजिस्टेंस आता है किसकी वजह से आता है? अगर हम मोर विस्कोसिटी को डिफाइन करना चाहें तो ये जो रेजिस्टेंस आता है वो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आता है, क्योंकि लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है। तो जब फ्लूइड लेयर्स की फॉर्म में फ़्लो होता है, तो अगर मान लीजिए कि ये हमारी बेस प्लेट थी और इसके ऊपर फ्लूइड था जो फ़्लो हो रहा था इस तरीके से, तो सबसे नीचे जो बेस प्लेट होगी इस पर एक रेजिस्टेंस लगाएगी, ठीक है, और ये आगे फ्लो होने की कोशिश करेगी तो नीचे वाली इसको रोकने की कोशिश करती है, फिर ऊपर वाली फ्लो होने की कोशिश करेगी तो उससे नीचे वाली इसको रोकने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा जो ये इफेक्ट देखने को मिलता है फ्लूइड के लेयर्स के बीच, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब ये सर आती क्यों है विस्कोसिटी? इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसका कोज क्या है विस्कोसिटी का? तो हम दोनों की बात करते हैं, लिक्विड की भी बात करते हैं और गैस की भी बात करते हैं। तो लिक्विड में जो आप लोग की विस्कोसिटी देखने को मिलती है वो ड्यू टू इंटरनल मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल, दैट इज कोहेसिव फोर्स। देखिए, जो हमारा लिक्विड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। उनके बीच क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हम इंटर मोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। तो इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, हमको ये विस्कोसिटी देखने को मिलती है। और ये जो होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोहिसिव फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, दो तरीके के फोर्स होते हैं, कोहिसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। कोहिसिव फोर्स हो या फिर एडिसिव फोर्स हो, दोनों के दोनों फोर्स कैसे होते हैं? इनका नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। दोनों का नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लेकिन कोहिसिव फोर्स क्या होता है? सेम टाइप्स के पार्टिकल के बीच एक्ट कर रहा होता है। और एडिसिव फोर्स जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल के बीच एक्ट कर रहा होता है। जैसे कि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको कोहिसिव बोलेंगे। और जब वाटर और गिलास है, मान लीजिए वाटर को आपने गिलास के अंदर फिल कर दिया, फिर उस गिलास को उल्टा कर दिया तो उस गिलास पर कुछ पानी चिपका रह जाता है। तो ये जो पानी इस गिलास के ऊपर चिपका रहा है, इसको ये किस वजह से रहता है? एडिसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि एक पार्टिकल वहाँ पे गिलास का है और एक पार्टिकल आपका किसका है? वहाँ पे वाटर का है। तो जब डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसको एडिसिव, और जब सेम टाइप्स के होता है तो उसको कोहिसिव हम बोलते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया सर कि जो हमारा विस्कोसिटी होती है लिक्विड में वो कोहिसिव फोर्स की वजह से होती है। अब गैस में किसकी वजह से होती है? तो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, दैट इज कोलिजन टाइप ऑफ मोशन। आपने देखा होगा गैस के पार्टिकल क्या है, इधर उधर इस तरीके का मोशन करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इधर उधर मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं इस तरीके से। तो ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं कोलिजन टाइप मोशन। तो विस्कोसिटी जो हमें देखने को मिलती है गैस में, वो इसी कोलिजन टाइप मोशन की वजह से देखने को मिलती है, जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। अब इसके लिए क्या है, जो न्यूटन है उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। देखिए, न्यूटन ने तो, अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए। तो इसी में विस्कोसिटी को लेकर के भी न्यूटन ने एक लॉ दिया है अपना, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक बेस प्लेट है नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस तरीके से एक लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब लिक्विड फ्लो होता है तो नीचे वाली लेयर क्या करती है, अपने से ऊपर वाली लेयर पे एक रेजिस्टेंस लगाती है। फिर ये फ्लो होने की कोशिश करेगी तो नीचे वाली रेजिस्टेंस लगाएगी, फिर ये फ्लो होने की कोशिश करेगी तो ये रेजिस्टेंस, ये फ्लो होने की कोशिश करेगी तो ये रेजिस्टेंस। इस तरीके से क्या है कि हमारा फ्लूइड फ्लो होता है। और जब हम देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या है, ग्राफ बन करके आता है लेयर के बीच।
यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जितना होगा, फिर ये वेलोसिटी, फिर ये वेलोसिटी, तो ऊपर जैसे आप जाते रहोगे तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता रहता है, वेलोसिटी बढ़ती रहती है। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको नो स्लिप कंडीशन भी बोलते हैं, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि नीचे वेलोसिटी यू थी तो ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी देखने को मिलेगी, दैट इज़ हमने कह दिया यू प्लस के डेल यू। अब दोनों प्लेट के बीच जो है, जो डिफरेंस है उसको हमने डी वाई कह दिया। ठीक है, तो अब हम इस न्यूटन्स लॉ को देखते हैं किस तरीके से आता है। हमको मालूम है, हमने 9th क्लास 8th क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो है, जो ये लेयर था, फ्लूइड का पार्टिकल था, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डी यू ले ली हमने, डिस्प्लेसमेंट एक्स, और टाइम कितना हो गया हमारे पास डी टी। तो यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू डी यू इंटू डी टी, तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड चला था उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डी यू ओवर डी टी। अब डायग्राम से हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास एंगल है, तो एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक फ्लूइड पार्टिकल गया तो ये डिफॉर्मेशन हुआ ना, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, डी थीटा, आर्क कितनी है, डी यू ओवर डी टी, और रेडियस कितनी होगी, जो इनके बीच का गैप होगा, तो वो कितना हो गया, डी वाई। तो जब यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या जाता है, डी थीटा अपॉन डी यू, ये डी थीटा था और इसको हम ले आए डी टी को यहाँ नीचे, तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, जिसको हम बोलते हैं डी यू ओवर डी वाई। डी यू ओवर डी वाई को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये नाम याद रखेंगे। और डी थीटा ओवर डी टी को बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। आप लोग ये सब सोम में पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने सोम की वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे सोम की वीडियो भी आप देख सकते हो, हमारा जो ऐप है उस पर अवेलेबल है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डी थीटा ओवर डी टी है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन है, तो इसको आपने कहीं सुना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो हमको मालूम है शियर स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन की। तो शियर स्ट्रेस को हमने टाउ ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन की, वो कितनी होती है, डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और यहाँ से एक कांस्टेंट ले लेंगे म्यू। तो म्यू हमने कांस्टेंट ले लिया। अब ये म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाम मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक एक नाम आप लोग को याद होना चाहिए। म्यू जो होता है डायनामिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है। अब देखिए इस विस्कोसिटी की हमसे यूनिट पूछी जाती है, तो मैं आपको एम के एस यूनिट इसकी बताता हूँ पहले। तो एम के एस यूनिट क्या होती है यार, ये तो आप लोग जानते ही होंगे बेसिक से, जहाँ पे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में देखा जाता है। तो टाउ इजिकल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई आएगी हमारा। तो टाउ इजिकल टू कितना आ गया, म्यू डी यू ओवर डी वाई हमारा आ गया। तो यहाँ से देखिए जब हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ डी वाई ओवर डी यू। अब यहाँ पे टाउ क्या है हमारे पास, शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी वाई क्या, डेप्थ, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। और डी यू क्या, वेलोसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, और नीचे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपको याद हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, पास्कल होता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू भी तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो न्यूटन हो गया ऊपर फोर्स की यूनिट, नीचे मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा पास्कल, और ये हमारा सेकंड ऐसे ही कैसे आ गया। तो एम के एस यूनिट क्या आ गई, पास्कल सेकंड। और भी हम इसको लिख सकते हैं, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड आया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, इसको हमने यहाँ से लिया। तो हमको मालूम है न्यूटन क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट किलोग्राम होगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, और ये वाला मीटर स्क्वायर ऐसे ही आएगा और ये वाला सेकंड ऐसे ही आएगा। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, जो कटना है कट जाएगा। उसके बाद हमारा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये भी हमारी किसकी यूनिट बनती है, डायनामिक विस्कोसिटी की हमारी बनती है। ऐसे ही हम सी जी एस यूनिट निकालते हैं, तो सी जी एस में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो हम किस में ले लेते हैं, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। तो देखिए ग्राम में क्या था, किलोग्राम में था, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम। मीटर में था, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड जो है वो भी किसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास, डायनामिक विस्कोसिटी की। और याद रखना, यही जो 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर सेकेंड होता है डायनामिक विस्कोसिटी केस में, इसको हम क्या बोल देते हैं, पोइज। इसको हम क्या बोलते हैं, पोइज। तो याद रखना पोइज जो होती है हमारे पास, क्वेश्चन बना हुआ है, पोइज जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, CGS यूनिट होती है। किसकी CGS यूनिट होती है, डायनामिक विस्कोसिटी की। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है हमारे पास। रिलेशन क्या होता है, जो हमारी CGS यूनिट होती है और MKS यूनिट होती है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, ये हमको पता होना चाहिए कि वन पोइज जो होता है वो 1/10 पास्कल सेकेंड के इक्वल होता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये हमको आना चाहिए। तो वन पोइज जो हो जाता है 1/10 पास्कल सेकेंड के। कई बार हमको क्वेश्चन में वो कह देता है कि विस्कोसिटी आपकी 10 पोइज है, कितनी है, 10 पोइज। तो हमको मालूम है 10 पोइज जो हो जाएगा, इसको हम पास्कल सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/10 इसको हम कर दें, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 पास्कल सेकंड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है ये हमारी। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम देखें तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का। तो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो हो गया, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, न्यू। न्यू से हम इसको लिखते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगी, म्यू, और डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, रो से। तो म्यू अपॉन कितना आएगा, रो। अब जब हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आप यूनिट रखिए, तो कितनी हो जाएगी, पास्कल सेकेंड हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर आएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऐसे करके आएगा, और ये भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। तो जब आप इन सबको कटवट कर दोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो आ जाएगी हमारे पास MKS यूनिट आ जाएगी। अब देखिए जो काइनेमेटिक होता है, काइनेमेटिक्स होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम इसको पढ़ेंगे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स को, तो स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और हमारा काइनेटिक्स, तीन जगह हम उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखिए काइनेमेटिक्स की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रही। अब देखिए इसमें कहीं पे भी न्यूटन आ रहा है, कहीं पे भी न्यूटन या कहीं पे भी कोई फोर्स वाली चीज़ आ रही, केवल मास और टाइम आ रहा है। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन, विदाउट कंसीडरिंग द कोज ऑफ मोशन हम क्या करते हैं, फ्लूइड की स्टडी करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, काइनेमेटिक्स। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ रहा है। अब CGS निकालेंगे तो मीटर को किस में लिख देंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में रहेगा ही। और याद रखना यही जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, इसी की CGS यूनिट जो होती है वो क्या होती है, स्टोक। तो आपको पता चला जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी जो CGS यूनिट होती है वो पोइज होती है, और जो न्यू होती है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टोक होती है। तो ये हमको पता होना चाहिए, यानी कि जो वन स्टोक है हमारे पास वो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में वन स्टोक जो होता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जैसे आपने देखा था कि वन पोइज जो था वो 1/10 पास्कल सेकंड के इक्वल था, वैसे ही सेम आपको ध्यान रखना है कि वन स्टोक जो होता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये होता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, और वो होता था डायनामिक विस्कोसिटी के लिए। तो जितना मैंने आप लोग को बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है, देखिए विस्कोसिटी एक तरीके से क्या है, गाढ़ापन को बताती है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ बहुत गाढ़ी है, गाढ़ापन, जैसे कि शहद है, हनी है, ठीक है, एक तरफ हनी है और एक तरफ मिल्क है, तो इनमें से कौन सी चीज़ गाढ़ी है, हनी, और मिल्क उससे क्या है, पतला है, थिन है। तो हनी की विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा विस्कस होगा एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो कोई भी चीज़ जो है, एक तरीके से आप ये समझ लो विस्कोसिटी को, अगर भी कोई भी चीज़ अच्छे से आसानी से फ़्लो हो जा रही है, आराम से वो बह जा रही है, आपने उसको फ़्लो कराया वो आसानी से फ़्लो होगी, तो उसकी विस्कोसिटी उतनी कम है। और वो अच्छे से फ़्लो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हमको उसको फ़्लो कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है कुछ इस तरीके से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी विस्कोसिटी जो हो जाएगी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी क्या होगी, सॉरी, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होगी वो उतना ही क्या होगा, विस्कस होगा, और जो चीज़ जितनी पतली होगी उसका विस्कस उतना ही कम होगा। देखिए उल्टा तो नहीं कर दिया ना मैंने, नहीं सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड की। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं विस्कोसिटी पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखते हैं विस्कोसिटी पे कि जो हमारा इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे वो क्या पड़ेगा। यानी कोई भी चीज़ जो फ्लो हो रही है, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएं, लिक्विड है चाहे वो गैस है, तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमको मालूम है कि जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड में वो ड्यू टू कोहेसिव फोर्स होती है। कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होती है, हमारी विस्कोसिटी होती है।
ये चीज़ हमको मालूम है। लिक्विड के केस में ध्यान से देखना, लिक्विड लिक्विड की जब बात हो रही है तो एक काम करो, आप वाटर को अपने माइंड में रखो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। तो जब वाटर है तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कोहेसिव फोर्स के। अब आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है, आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो विस्कस फोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, जो वाटर के पार्टिकल्स से जो उनके बीच एक फ़ोर्स एक्ट कर रहा था, उनके बीच में एक फ़ोर्स एक्ट कर रहा था, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी आप लोग की, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उनके बीच का कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। अब कोहेसिव फोर्स कम होगा तो कोहेसिव फोर्स की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग की सेम होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में भी आप लोग क्या करोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भी विस्कोसिटी किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि न्यू भी क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब क्या, लिक्विड में जो होगा चाहे डायनेमिक हो या काइनेमेटिक हो, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ऐसी बात करें गैस की, तो गैस में जो विस्कोसिटी होती है वो रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोलिजन टाइप मोशन करते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो विस्कोसिटी होती है। अब आप एक काम करो, टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉरी सर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, जो मोशन है उन मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाएगा, वो तो और ज़्यादा तेज तेज मोशन करने लगेंगे, तो विस्कोसिटी भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और काइनेमेटिक भी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है बिल्कुल, 110% यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इस चीज़ को आप समझ लो। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अगर हम बात करें, सबसे पहले लिक्विड पे बात करते हैं। तो देखिए, लिक्विड हम मान करके चलते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो आप उसको कितना भी प्रेस कर लो, कितना भी प्रेस कर लो, कितना भी प्रेशर आप उस पर लगा लो, तो कोई फ़र्क पड़ना है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही उसको क्या मान रखा है, इनकम्प्रेसिबल मान रखा। तो अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर देयर इज़ नो चेंज इन कोहिजन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के कोहिजन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम बोलेंगे कि म्यू और जो न्यू है दोनों, डायनामिक और काइनेमिक विस्कोसिटी दोनों क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। बस आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, जब इनकम्प्रेसिबल होगा तो उसका प्रेशर का कोई इफेक्ट उस पर देखने को नहीं मिलेगा। अब गैस की बात करते हैं, तो देखिए गैस तो हमारी कंप्रेसिबल होती है, तो गैस का जो विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी, वो डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको आप याद रख लेना, बाकी और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है गैस की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है तो प्रेशर का तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रेशर बढ़ाने पे भी जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अब देखिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स ये थे कुछ दूर दूर थे, अब एक बॉक्स के अंदर आप इसको ले लो, फिर इस पर प्रेशर बढ़ाओ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की डेंसिटी बढ़ती है। अब गैस की अगर डेंसिटी बढ़ेगी प्रेशर बढ़ाने पे, और हमको मालूम है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे न्यू जो हो जाता है हमारा, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से आप लोग की जो डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी। मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या होता है हमारा यहाँ पे, प्रेशर है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, आप लोग को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है, जेई एग्जाम में ये क्वेश्चन फेवरेट है, आप मान सकते हो कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोग का बनता है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो एक बार देख लीजिए आप। देखिए गाइस, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही सेम हमारा वन लाइनर कोर्स चल रहा है, इसको आप वन लाइनर कोर्स कहो या फिर ऐसे कहो कि वन लाइनर कोर्स विद कॉन्सेप्ट कहो, और इसमें मैं आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कोर्स हमारा चल रहा है। अगर अभी तक आपने इस कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु,
प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी जो लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हम किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो जो मुझसे हेल्प होगी मैं आपके लिए हेल्प कर दूंगा। हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिल रहा है, और इसकी फ़ीस सुनकर आप ज़रूर चौंक जाओगे, क्योंकि इसकी फ़ी इतनी कम फ़ी रखी गई है, और ये फ़ी जैसे जैसे सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसकी फ़ीस भी बढ़ाता रहूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है करंटली तो, लेकिन इसकी वैलिडिटी को हम बढ़ा देंगे। तो अगर अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और इसकी फ़ी मैं आप लोग को बता दूं, गुप्ता एंड गुप्ता वाले की तो मात्र 399 रुपीज़ है, और इसकी कॉन्सेप्चुअल वाले की जो फ़ीस है वो 499 रुपीज़ है। यहाँ पे आप इसको जा करके ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ़ीस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इसको ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ पे कराने वाला हूँ, वन लाइनर की फॉर्म में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जेईई एग्ज़ाम के, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 16 स्टेट के मेरे पास कलेक्शन है जेईई एग्ज़ाम के क्वेश्चन का, वो भी मैं आप लोगों को इसमें कराने वाला हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी यार, मौका मिला है, फ़ायदा उठा लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसने ज्वाइन नहीं किया है जा करके वो ज्वाइन कर सकता है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर लो। बहुत जल्दी इसका टारगेट रखा गया है कंप्लीट कराने का। पीडीएफ वगैरह आप लोग को सब वहाँ पे मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, थ्योरी की, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी सब आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी तक अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो एक अच्छा चांस आप लोग के पास है, आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कंटेंट यार देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कहीं और नहीं मिलेगा, हो सकता है इससे भी अच्छा कंटेंट मिले, लेकिन मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी मालूम है किस तरीके का कंटेंट मिलता है, लोग क्या वादा करते हैं और क्या देते हैं। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप भी जेई बनना चाहते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करो। वन लाइनर के नाम से एकदम A1 कंटेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अपना ही टॉपिक देख लेते हैं जहाँ पे हम थे। तो गाइड्स हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड की। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आप याद रखना, यहाँ पे फ्लूइड क्या है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इज़ नोन एज रियोलॉजी। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कि रियोलॉजी क्या होता है। तो रियोलॉजी आप याद रखेंगे, जो स्टडी होती है, टाइप्स स्टडी ऑफ फ्लूइड जो होता है वो हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी बोलते हैं। हमारे कितने तरीके के फ्लूइड होते हैं, देखो मेनली जो होते हैं ना, मेनली तो 2 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, एक न्यूटेनियन फ्लूइड होता है, एक नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आइडियल फ्लूइड भी होते हैं, रियल फ्लूइड भी होते हैं, न्यूटेनियन भी होते हैं, नॉन न्यूटेनियन भी होते हैं, और आइडियल प्लास्टिक भी होते हैं। तो मैं आप लोग को ये सभी बताऊँगा, लेकिन मेनली हमारे पास न्यूटेनियन और नॉन न्यूटेनियन ही होते हैं। लेकिन मैं आप लोग को आइडियल भी बताऊँगा, रियल भी बताऊँगा, न्यूटेनियन नॉन न्यूटेनियन ये सब आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि मेनली 2 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, एक न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं, एक नॉन न्यूटेनियन होते हैं। लेकिन याद रखना नॉन न्यूटेनियन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं और एक टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, डाइलेटेंट हो गया, पिसिडो प्लास्टिक हो गया, बिंगम प्लास्टिक हो गया, और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, थिक्सोट्रोपिक हो गया और रियोपेटिक हो गया। तो मैं आप लोग को बताऊं, इसमें से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम्पल से। वो आपको दे देगा एग्जाम्पल ब्लड है, तो ब्लड बताओ कि इनमें से कौन से टाइप का फ्लूइड है। आपको कह देगा कि वो हनी उसने दे दिया, हनी को कहेगा कि इनमें से बताओ कौन से टाइप का फ्लूइड है। वो आपको कह देगा रबर, ठीक है, मोल्टन रबर है, तो रबर बताओ इनमें से कौन से टाइप का फ्लूइड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया यहाँ से किस तरीके से फ्रेम होता है, और हम उसी पे बात करेंगे, हम इधर उधर की चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहला आता है न्यूटेनियन फ्लूइड। तो न्यूटेनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, आप लोग ये न्यूटेनियन फ्लूइड हमारे पास हो जाते हैं। अगला आता है नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड कौन से, अच्छा हाँ एग्जाम्पल तो मैं बताना भूल ही गया था, याद रखना जो हमारे एयर होता है, मरकरी होता है, H2O होता है, ग्लिसरीन होता है, केरोसिन होता है, ETC, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूटेनियन फ्लूइड के हैं। तो यहाँ से आपको कह देगा, वो दे देगा केरोसिन, केरोसिन पूछ लेगा कि कैसा फ्लूइड है, तो आपको बताना वहाँ पे न्यूटेनियन फ्लूइड है। ग्लिसरीन आपको बताना है कैसा फ्लूइड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होने चाहिए। मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, और उनका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, टाउ इजिकल टू ए डी ओवर डी वाई की पावर एन प्लस के बी। तो यहाँ पे ये ए और बी अलग से कुछ कॉन्स्टेंट यहाँ पे देखने को हमको मिलते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं हमारे पास, टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं एक तो, और एक टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में बात करेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट की होगा तो यही फॉर्मूला, क्योंकि नॉन न्यूटोनियन है। तो इसके बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 तरीके के हमारे पास ये होते हैं। तो सबसे पहला आता है डाइलेटेंट। तो डाइलेटेंट जो होता है इनको हम बोलते हैं सीयर थिकनिंग फ्लूइड। क्या होता है, सीयर थिक, जो थिक फ्लूइड होते हैं ना, थिक थिक मतलब मोटे, जो मोटे फ्लूइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइलेटेंट बोलते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर, हनी, राइस स्टार्च, बटर, ये सब के सब क्या होते हैं, थिक फ्लूइड होते हैं। तो डाइलेटेंट क्या होता है, थिक फ्लूइड होते हैं। और उनके एग्जाम्पल अगर आपको थिक वर्ड याद है तो आपको खुद समझ आ जाए। सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर आपको मालूम हो सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मालूम है ना यार, हमारे यहाँ पे लोकल में क्या होता है, देखो रसगुल्ले बोलते हैं, रसगुल्ले बनते हैं। तो रसगुल्ले जो है एक चीज़ होती है उसको बक्खर बोलते हैं, उसके अंदर वो डुबोए जाते हैं। तो आपने देखा वो सॉल्यूशन ऑफ शुगर होता है, वो बहुत गाढ़ा होता है। वैसे हनी होता है, राइस ऑफ स्टार्च भी आपने देखा होगा, बटर भी आपने देखा होगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड होते हैं। उसके बाद आता है पीसीडो प्लास्टिक, इनको बोलते हैं सीयर थिनिंग फ्लूइड। थिनिंग मतलब जो पतले फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, नेल पॉलिश हो गया, और ये सब के सब लिपस्टिक, ये सब के सब क्या होते हैं आप लोग के, ये पिसीडो प्लास्टिक होते हैं। लिपस्टिक जो होता है इसको बाद में हार्ड किया जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में वो आप लोग का थिन ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बिंगम प्लास्टिक मैंने आपको बताया 3 तरीके के। तो थर्ड वाला बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं, इनको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी हम बोलते हैं। ये अंडर इल्ड स्ट्रेस फ्लूइड बिहेव लाइक सॉलिड, यानी कि ये फ्लूइड कुछ इस तरीके के होते हैं कि सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं अंडर इल्ड स्ट्रेसेस। जब उनको इल्ड स्ट्रेसेस लगाया जाता है तो इल्ड स्ट्रेसेस लगाने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल की बात करें तो टूथपेस्ट हो गया, सीवेज स्लज हो गया, जैम हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट। देखिए जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो, अगर एग्जाम निकालना है तो बाकी पढ़ने को तो इनके पीछे पावर, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ से जब क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम हो रहा तो क्यों करना है उसको। ये दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया था, एक थिक्सोट्रैपिक होता है, एक रियोपेटिक होता है। तो थिक्सोट्रैपिक कौन सा होता है, थिक्सोट्रैपिक वो होता है जिसमें जो हमारे पास जो विस्कोसिटी जो होती है उनकी, डायनामिक विस्कोसिटी है, हम इसको एक्चुअली में एपरेंट विस्कोसिटी बोलते हैं हम, लेकिन आप समझो कि विस्कोसिटी जो होती है उनकी डिक्रीज हो जाती है पासिस ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, तो उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे कि पेंट होता है, तो पेंट आपने देखा होगा रखा रहे ज़्यादा टाइम तक तो वो पेंट इनिशियल स्टेज में क्या होता है, पतला होता है, लेकिन जब वो रखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, जम जाता है। ऐसे ही इंक के केस में भी यही होता है, वो जम जाती है। तो वो क्या होते हैं, जो टाइम के पास होने के साथ साथ उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। और रियोपेटिक क्या होते हैं, जैसे टाइम टाइम पास होता जाता है तो उनकी विस्कोसिटी क्या है, बढ़ती जाती है, वो और ज़्यादा पतले होते जाते हैं। जैसे कि जिप्सम प्लास्टिक होता है, तो जिप्सम जो प्लास्टिक होता है इसकी जो, अगर आप इसको रखा रहने दो तो इसकी विस्कोसिटी क्या है, बढ़ जाती है जितना टाइम। तो इनका यूज़ क्या होता है कि जैसे ही आपने इसको मिक्स किया है उसको तुरंत यूज़ कर लीजिए, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते तो टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, तो वो रियोपेटिक होते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुए होंगे ये जो हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं दो। नेक्स्ट आता है आइडियल फ्लूइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं सभी आपको बताऊंगा। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमारे पास, फ्रिक्शनलेस एंड इनविस्कस होता है, इनमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लूइड जो फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है, और जो अपर वाली लेयर, लोअर वाली लेयर होती है वो अपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करती है। तो इनके बीच में क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिनको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और ये रोकने की कोशिश करती है, तो हम इसको फ्रिक्शनलेस या इनविस्कस हम बोल देते हैं। यानी कि ये एक ऐसा फ्लूइड होगा जिसमें फ्रिक्शनलेस होगा, अगर आपने फ्लो करा दिया तो फ्लो होता ही जाएगा, वो रुकने का नहीं है। ऐसा कोई फ्लूइड हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। फ्रिक्शनलेस होता है, इनविस्कस होता है, यानी कि विस्कोसिटी भी नहीं होती, शियर स्ट्रेस भी नहीं होती, ऐसा तो कोई फ्लूइड हो ही नहीं सकता। बस ये है कि इसको नाम दे दिया है, बाकी नेचुरल कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इनकम्प्रेसिबल होता है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लो, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्लो होने के लिए। कोई सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं होता है। क्या होती है सरफेस टेंशन, बस अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोगों से परेशान मत हो। सरफेस टेंशन क्या होती है। नो फ्लूइड इज़ आइडियल इन रियल, देखिए कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता है रियल में, बट फ्लो ऑफ फ्लूइड में भी आइडियल। फ्लो ऑफ फ्लूइड तो हमारा आइडियल हो सकता है। देखिए दो अलग अलग चीज़ें, एक तो फ्लूइड हो गया,
तो फ्लूइड तो कोई आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन जो फ्लूइड का फ्लो है, जो फ्लूइड हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो ज़रूर आइडियल हो सकता है। और ये अजम्पशन भी लिया जाता है, जो ईल्यूर मोमेंटम इक्वेशन होती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जा करके, तो वहाँ पे यही अजम्पशन लेकर के ईल्यूर क्या करता है, अपना एक इक्वेशंस को ड्राइव करता है, जिसको वो मान करके चलता है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो कैसा है, आइडियल है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, रेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये सब तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, ज़रूर। रियल फ्लूइड क्या होता है, तो रियल फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती हो, जो विस्कस हो, जिसमें म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू हो और साथ में कंप्रेसिबल भी हो, वो कैसा फ्लूइड होता है हमारा, रियल ऑर्डर। एक और आता है विस्को इलास्टिक फ्लूइड। तो विस्को इलास्टिक फ्लूइड, सम फ्लूइड शो सॉलिड लिक्विड प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, विस्को प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। जैसे कि मोल्टन रबर, जो मोल्टन रबर होती है हमारे पास, वो विस्को इलास्टिक फ्लूइड होती है। तो मैंने आपको बोला था कि 2 मेन टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 टाइप्स के पढ़ाए हैं, तो 5 टाइप्स के आप लोग को ये पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताई दिया क्या बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा कि सरफेस टेंशन होती क्या है। तो जैसे कि टेंशन क्लियर हो रहा है, टेंशन एक तरीके का क्या होता है, आप लोगों का फोर्स ही होता है। चलिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वेसल था, इसके अंदर हमारा एक लिक्विड था। अब इस लिक्विड जो फिल था, हमने इसका एक कोई भी इतना सा पोर्शन हमने इसको जूम करके देखा, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच कोहिजन होता है, जो फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच क्या होता है, कोहिजन होता है। और वो जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर वाली लेयर देखो, तो ऊपर वाली लेयर कुछ इस तरीके की होती है, वो केवल नीचे वाले पार्टिकल्स पर ही फोर्स लगा रही होती है, ऊपर तो उनके वाटर होता नहीं है। जो ऊपर वाटर नहीं है, तो जो अपर सरफेस है, तो वो ऊपर वाले पार्टिकल क्या करते हैं, कोई फोर्स ऊपर लगाएंगे, कोई फोर्स क्या है, ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो जब ऊपर पार्टिकल ही नहीं, तो वो फोर्स कहाँ पर लगाएंगे, तो वो फोर्स नहीं लगाते ऊपर की तरफ, सिर्फ कहाँ की तरफ फोर्स लगाते हैं, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, तो ये जो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो सरफेस होती है, वो इसी कोहेसिव फोर्स की वजह से क्या होती है, स्टेबल दिखाई देती है, हमको रुकी हुई दिखाई देती है। और ये जो हमारे पास देखने को मिलती है स्टेबल सरफेस, इसके ऊपर अगर आप कुछ डालते हो, तो इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। देखिए, आपने जैसे ही हमारे पास वाटर था, इसके ऊपर आपने निडल रखी, तो निडल रखी, तो जब इसका आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरीके का, यानी जो सरफेस है, सरफेस टेंशन क्या करेगी, इसको अपने ऊपर रोक लेगी, ठीक है, अपने ऊपर क्या कर लेती, रोक लेती है। यहाँ पे देखिए, और जूम करके इसको दिखाया, इस तरीके से क्या होता है, फ्लूइड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर कोहिजन फोर्स लगा रहे होते हैं, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो एक दूसरे को रोक करके रखते हैं। और इसी की वजह से क्या है, इस कोहिजन फोर्स की वजह से ही लिक्विड में ये जो कोहिजन फोर्स है, इसी की वजह से ही क्या आती है, हमारी ये सरफेस टेंशन आती है। तो क्वेश्चन अब तक 10 टाइम से भी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका होगा कि सरफेस टेंशन जो आती है वो किसकी वजह से आती है, तो वो कोहिजन फोर्स की वजह से आती है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो देखिए, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द कोहिजन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो हमारा कोहिजन होता है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसकी वैल्यू 0.0736 न्यूटन पर मीटर होती है ऑन वाटर और एयर सरफेस। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप वाटर और एयर की सरफेस को देखोगे, तो वो हमारे पास जो उसकी वैल्यू होती है वो 0.0736 न्यूटन पर मीटर होती है। सरफेस टेंशन जो होती है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो जूल क्या होता है, वर्क डन होता है, तो वर्क डन आप निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और नीचे मीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन फोर्स की। और यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस की मीटर होगी, नीचे मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो न्यूटन पर मीटर। यानी कि टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ सरफेस जो होती है वो हमको क्या दे देती है, सरफेस टेंशन दे देती है। तो सरफेस टेंशन क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतना ही आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सही है कि नहीं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। और जब यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सरफेस टेंशन होती है हमारी, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स अगर कम होगा, तो जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। सही है कि नहीं। अच्छा, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका एप्लीकेशन जो होता है हमारा सरफेस टेंशन का, वो देखने को मिलता है प्रेशर इनसाइड द वाटर जेट, वाटर ड्रॉपलेट और सोप बबल।
जो सोप का साबुन का जो झाग होता है उसका बबल बन जाता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट जो बूंद होती है वाटर की उसमें, और वाटर जेट जो होता है उसमें हमें यहाँ से प्रेशर देखने को मिलता है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से किसी ना किसी पे न्यूमेरिकल फ्रेम हो जाता है, क्योंकि वन स्टेप का न्यूमेरिकल होता है और जेई में ये पूछा ही जाता है। तो वाटर जेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, एक पाइप होता है इस तरीके का, आप देख सकते हो। इसको जब हम क्या करते हैं क्रॉस इस तरीके से कट कर देते हैं, वर्टिकली कट करते हैं, तो एक पोर्शन हमको ऐसा देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेट बोलते हैं। अब देखिए इसका डायमीटर डी है और इसकी लेंथ कितनी एल। तो जब हम इस पर प्रेशर निकालते हैं डायरेक्ट ड्राइव करके, तो हमको ड्राइव नहीं करना है, हमको कोई मतलब नहीं है उसके डेरिवेशन से। क्या करोगे ड्राइव करके, जब ड्राइव करोगे तो जब मेंस का एग्जाम करोगे तो तब आप उसको देख लेना। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास वाटर जेट होता है, जब हम इसको निकालते हैं डेल पी ओवर कितना सिग्मा अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है जहाँ पे सरफेस टेंशन और इसकी रेडियस हो जाती है आर। आर क्या हो जाती है, इसकी रेडियस। वाटर ड्रॉपलेट पे निकालेंगे तो इसका दुगना कर देंगे, 2 सिग्मा अपॉन आर कर देंगे वाटर ड्रॉपलेट पे। और जब हम सोप पे निकालेंगे, सोप बबल पे, तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से दुगना कर देंगे। तो 2 टाइम्स हम इसका करते रहते हैं और हमारे पास 4 सिग्मा अपॉन आर आ जाता है, किस केस में, सोप के केस में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख, तो आर रेडियस हो जाएगी, सिग्मा जो हो जाएगा वो सरफेस टेंशन आप लोग का हो जाएगा। तो इतना पोर्शन आप लोग को यहाँ से इसका याद रखना। एक और आता है हमारा कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है डिपेंडिंग अपॉन द वेटिंग एंड नॉन वेटिंग नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए जो कैपिलरी इफेक्ट होता है ये हमारा वेटिंग और नॉन वेटिंग नेचर ऑफ लिक्विड की वजह से होता है। अब आप कहोगे सर वेटिंग और नॉन वेटिंग नेचर क्या होता है लिक्विड का, ये तो हमको मालूम ही नहीं। तो मैंने कहा भाई परेशान क्यों हो रहा हो, अभी मैं आपको बताऊंगा वेटिंग और नॉन वेटिंग। देखिए वेट का मतलब होता है गीला कर देना, गीला कर देना। नॉन वेटिंग का मतलब जो गीला ना करे उसकी सरफेस को, यही तो होगा ना वेट, गीला। तो यहाँ पे देखो डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, अगर हम डाया की बात करें कैपिलरी ट्यूब की, तो 1 सेंटीमीटर होता है जर्नली, जो कि 10 mm होगा। या फिर हम ये कहें कि 10 mm से लेकर के 30 mm के बीच जो डाया होता है ट्यूब का, उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं, आप ऐसे समझ लो। बाकी 30 mm से कम कम जो डाया वाली ट्यूब होंगी वो आप लोग की क्या होंगी, कैपिलरी ट्यूब होंगी। सही। अब बात आती है सर ये वेटिंग और नॉन वेटिंग वाली जो कंडीशन होती है ये क्या होती है। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ वेटिंग और नॉन वेटिंग वाली कंडीशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप ये डायग्राम नोटिस कीजिए तब आपको समझ आएगा। ये देखिए कोई एक सरफेस थी, इसके ऊपर कोई लिक्विड था, सही है। तो लिक्विड था, तो लिक्विड कुछ इस तरीके से हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड ये होता गया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखिए लिक्विड इस तरीके से इस पूरी सरफेस पर फैल गया। तो जब वो पूरी तरीके से उस सरफेस पे फैल गया तो उसको हम वेटिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिक्विड जो था आप लोग का, ये एंगल था, इस तरीके से लिक्विड था, ये इस तरीके से आप लोग का हो गया। तो इस तरीके से अगर हो गया तो वेटिंग वाली कंडीशन होगी, उसको उसने वेट कर दिया। और अगर एंगल ये इस तरीके से, आप देखो ये एंगल है, इस एंगल को देखो आप, ठीक है ये एंगल, तो आप इस एंगल को देखो थीटा, ये थीटा अगर आप लोगों का किसी सरफेस पे 90 से कम है तो वो वेट वाली कंडीशन हो जाएगी, वेटिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये एंगल आप लोगों का 90 से ज़्यादा हो गया, देखिए 90 से ज़्यादा हो गया तो वो नॉन वेटिंग वाली कंडीशन हो जाती है। इसको देखिए एक बार और, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है आप लोगों का 90 से कम है, लेकिन ये एंगल क्या है 90 से ज़्यादा। इस सरफेस का ये एंगल देखिए 90 से कम है, और इस एंगल को देखिए 90 से ज़्यादा, सही है। तो ये देखिए वेटिंग लिक्विड क्या हो गया आप लोग के पास, वेटिंग लिक्विड हो गया जो एंगल थीटा जो है वो 90 से कम होगा। मतलब जब एडिसिव फोर्स जो होगा वो कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा। एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स मैंने आपको बताया था, ये भी अट्रैक्शन फोर्स, ये भी अट्रैक्शन फोर्स, ये सेम टाइप्स के पार्टिकल्स के बीच है, ये डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स के बीच है। तो देखिए जब आप लोग का एडिसिव फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि जब गिलास के और वाटर के बीच, ठीक है, वाटर के बीच जो एडिसिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा वाटर के कोहेसिव फोर्स से, तो हमारी सरफेस वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा थीटा 90 से ज़्यादा है, मतलब कोहेसिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, अब आप क्या करो कांच पर मरकरी को डाल दो, Hg को, तो क्या मरकरी जो है उस कांच को गीला कर देगी। अगर आपने मरकरी देख रखी हो तो Hg वो नहीं करेगी, ठीक है, वो उसको नहीं कर सकती। तो मरकरी नहीं करेगी, मतलब मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उस मरकरी और गिलास के एडिसिव फोर्स है। तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडिसिव से तो नॉन वेटिंग कंडीशन देखने को मिलेगी। तो देखिए जब हमारे पास क्या होता है वेटिंग कंडीशन होती है तो लिक्विड क्या चला जाता है, कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चला जाता है। और जब हमारे पास क्या होती है नॉन वेटिंग कंडीशन होती है तो लिक्विड क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब लिक्विड ऊपर जाएगा तो कैसी सरफेस बनेगी, कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, और जब नीचे चला जाता है तो हमारा कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, एक तरफ वाटर है एक तरफ मरकरी है, कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो इनके बीच में यहाँ पे, अब देखो ये वाटर ऊपर चला गया, तो वाटर ऊपर चला गया तो वेटिंग वाली कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स, सॉरी,
जो एडिसिव फोर्स है वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से, जो एडिसिव फोर्स है वो ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से। तो कांच जो था, गिलास जो था और वाटर जो था, इसके बीच एडिसिव फोर्स ज़्यादा था, तभी तो वाटर को उसने ऊपर खींच लिया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा था एडिसिव से, इसीलिए वाटर वो ऊपर, मरकरी जो है वो ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसके बीच कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा था, वो ऊपर जाएगा ही नहीं एडिसिव फोर्स के कंपेयर में। ठीक है, तो हमें कुछ इफेक्ट इस तरीके का देखने का मिलता है, जिसको हम वाटर के केस में अपना पढ़ लें तो वाटर के केस में हमको ये देखने को मिलेगा, इस तरीके का हमारा मिनिस्कस बन जाता है, जिसको हम कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं वाटर के केस में। तो यहाँ पे देखिए, ये हमको सरफेस टेंशन देखने को मिलेगी, तो जो हमने सिग्मा ले ली। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जिस एंगल से थीटा बनता है, जिस एक्सिस से थीटा बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उधर हमारा कोस आता है, तो इधर आ जाएगा सिग्मा कोस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा सिग्मा साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है स्ट्रेस। अब हमको क्या निकालना, फोर्स निकालना, तो कितना हो जाएगा स्ट्रेस इनटू कितनी लेंथ पर ये लग रहा है। तो देखिए स्ट्रेस कितना है सिग्मा कोस थीटा ऊपर की तरफ, और नीचे लिक्विड है तो ये तो नीचे mg मास होगा इसका, तो वो mg आएगा। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेस है, तो अभी लेंथ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर जो सरकमफ्रेंस होगी उस पर लग रहा होगा टोटल, तो इसकी रेडियस कितनी r है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2πr, तो इस पे लग रहा होगा और ये mg हो गया। तो मास को कितना लिख सकते हैं हम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल होती है, इसका वॉल्यूम कितना होगा πr²h, और h ये वो हाइट है जिस हाइट तक वाटर राइज करा था। तो इस h हाइट को हमसे एग्जाम में पूछता है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर रेडियस दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर डायमीटर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा देना, जहाँ r रेडियस हो जाएगी, d डाया हो जाएगा, h हाइट हो जाएगी, और जिस हाइट तक वाटर राइज करा था सिग्मा रो जो हो जाएगा वो डेंसिटी हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा वो कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा, और ये सिग्मा जो हो जाएगा वो सरफेस टेंशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, H=4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। मैंने तो ये फॉर्मूला याद किया हुआ, आप जौन सा चाहें वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो H=4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। अगर वो डाया रेडियस देता है तो उसका हम 2 टाइम्स करके डाया निकाल लेते हैं, थीटा कॉन्टैक्ट एंगल होता है, सारी चीज़ें हमको पता होती हैं, हम हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द एडिसिव और कोहेसिव। जो कैपिलरी एक्शन होता है वो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, ये याद रखना, क्योंकि वेटिंग नॉन वेटिंग कंडीशन होगी तो वो एडिसिव कोहेसिव फोर्स की वजह से ही आएगी। थीटा जो 0 होगा वाटर और गिलास के केस में, और थीटा 128 डिग्री होगा HG और यानी कि मरकरी और गिलास के केस में। ये चीज़ आप याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो एडिसिव और कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो बता रहा हूँ वही याद रखना, किसी बुक में कुछ और मिल जाएगा, कहीं पे कुछ और मिल जाएगा, तो आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही दिया है, हमारा कोर्स चल रहा है, तो आप जाकर के वहाँ से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और बाकी मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगभग 6 डेज़ में ही कंप्लीट करनी है, 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। एक जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा ये बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 लेक्चर इसके हो गए हैं। बाकी इसके आगे के लेक्चर्स जो हैं आप लोग को वो हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, तो एप्लीकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी चीज़ें मैं वहाँ पे आप लोग को कराऊंगा, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ क्या क्या मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, और 6 लेक्चर्स में मुझे ये कंप्लीट कराना है, तो आप वहाँ से जा करके वो सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और इतनी कम फीस में यार आप लोगों को कराया जा रहा है, इससे ज़्यादा फीस तो हमारी 10th-12th के ट्यूशन की फ़ीस होती थी। ठीक है, जितने में मैं आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर मैं बोलूँ क्या, मैं आप लोग को यार रिकमेंड करूँगा कि ऐसे कंटेंट आप लोग को मिले तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मिले तो आकर के ज़रूर एक बार ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग को A1 कंटेंट मैं दे रहा हूँ, और ये आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम को निकालने में, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोग को कराने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने नहीं किया तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।